नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप। स्वागत है आपका स्टडी सर्च पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। प्राचीन भारतीय इतिहास विषय की प्रश्न श्रृंखला को हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे और इस प्रश्न श्रृंखला के माध्यम से हम मौर्य साम्राज्य से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसको यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। इस प्रश्न श्रृंखला में 30 प्रश्नों को हमने शामिल किया है। हो सकता है कि ये वीडियो का अंक थोड़ा सा लंबा हो, तो आपको धैर्यपूर्वक इस प्रश्न श्रृंखला को देखना है और इन 30 प्रश्नों के माध्यम से आपको देखना है कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर आसान स्तर से लेकर के मध्यम स्तर के प्रश्न आपके सामने रखे जाएंगे और अंत में आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इन 30 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर यहाँ पर किया है। जैसा कि हमारा उद्देश्य जो प्राचीन भारतीय इतिहास की प्रश्न श्रृंखला लाने का है, वो इतिहास विषय से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो प्रश्नों के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश हमारी रही है। और उसी क्रम को यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। जो भी प्रश्नों में जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उन सारे ऑप्शनों पर चर्चा करेंगे। जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर हम यहाँ पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो अपने साथियों से साझा करें। साथ ही आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड किए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप हमसे फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। सामान्य अध्ययन से संबंधित जानकारियों को पढ़ने के लिए आप हमारी ब्लॉग साइट स्टडी सर्च पॉइंट को विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस प्रश्न श्रृंखला को। वीडियो में किसी भी तरह की सुधार को लेकर के, वीडियो में किसी भी तरह की त्रुटि आपको नज़र आती है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, ताकि आने वाले वीडियो के अंकों में हम सुधार करके आप सभी साथियों तक अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करा सकें। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश सबसे पुराना राजवंश है? ऑप्शन ए मौर्य राजवंश, ऑप्शन बी हर्यक राजवंश, ऑप्शन सी नंद राजवंश, ऑप्शन डी कुषाण राजवंश। तो इन चार राजवंशों में से आपको बताना है सबसे पुराना राजवंश कौन सा है। ऑप्शन के आधार पर देखेंगे तो सबसे पुराना राजवंश जो होगा ऑप्शन बी सही है, हर्यक राजवंश है। और हर्यक राजवंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। हर्यक राजवंश, हर्यक राजवंश की समाप्ति के बाद लगभग हम देखते हैं कि 412 ईसा पूर्व में आप देखते हैं कि शैशुनाग वंश की स्थापना होती है। पिछली प्रश्न श्रृंखला में भी हमने इनसे संबंधित जो महाजनपद काल था, 6ठी सदी ईसा पूर्व का जो समय रहा था, उस पर हमने चर्चा करी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के पिछले वीडियो देख सकते हैं। हर्यक के बाद जो है कि शैशुनाग वंश आता है 412 ईसा पूर्व में, और 412 ईसा पूर्व के बाद जो है कि 344 ईसा पूर्व तक आपका शैशुनाग वंश चलता है। और 344 ईसा पूर्व में आपका नंद राजवंश आता है। नंद राजवंश का समापन होता है 323 ईसा पूर्व में, और 323 ईसा पूर्व में आपका मौर्य राजवंश आता है। मौर्य साम्राज्य का पतन यहाँ पर जो होता है 184 ईसा पूर्व में होता है। 184 ईसा पूर्व के बाद यहाँ पर हम देखते हैं कुषाणों का साम्राज्य भी आता है। अगली प्रश्न श्रृंखलाओं में हम चर्चा करेंगे कुषाण राजवंश से संबंधित चीज़ों की। यहाँ पर मौर्य साम्राज्य से संबंधित चीज़ों की बात हो रही है, तो आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया है? विशिष्ट रूप से वर्णन किया है, उसको आपको बताना है। यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किसने किया है? तो अगर इसकी सही उत्तर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, आपको इनमें से चुनना है। ऑप्शन ए यहाँ पर है अश्वु घोष, ऑप्शन बी विशाखदत्त, ऑप्शन सी भास, ऑप्शन डी विलियम जोन्स। तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पर होगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। विशाख दत्त ने चंद्रगुप्त मौर्य को विशिष्ट रूप से वर्णित यहाँ पर किया है। विशाख दत्त की जो मुद्रा राक्षस है, ठीक है, मुद्रा राक्षस में इन्होंने जो है कि चंद्रगुप्त के बारे में दो शब्दों का प्रयोग किया है। एक तो ब्रसल, ठीक है, ब्रसल और कुलहीन, ठीक है, ब्रसल और कुलहीन शब्द चंद्रगुप्त के लिए प्रयोग किए गए हैं मुद्रा राक्षस में, जो कि विशाख दत्त की रचना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, घुमा फिरा के प्रश्न बनते हैं, भाषा को बदल करके यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं इन इन जो यहाँ पर दो शब्द दिए गए हैं ब्रसल कुलीन से, ठीक है। तो मुद्रा राक्षस रचना में विशाख दत्त के द्वारा जो है पर चंद्रगुप्त मौर्य के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया गया, ब्रसल और कुलहीन का। ठीक है, चलिए इसके अलावा यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो यहाँ पर कथा सरित सागर रचना है, ठीक है, कथा सरित सागर रचना सोमदेव ने करी है, ठीक है, सोमदेव के द्वारा कथा सरित सागर की रचना की गई है। और उसमें कहा गया है कि जो चंद्रगुप्त की उत्पत्ति है, चंद्रगुप्त का जन्म जो है वो क्षूद्र से हुई है। ठीक है, पूछा जाएगा कि सोमदेव द्वारा कृत कौन सी रचना में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षूद्र से उत्पत्ति उसको उसका जन्म बताया गया है? तो कथा सरित सागर में बताया गया है। ठीक है,
और क्षेमेंद्र के द्वारा एक रचना की गई, किसके द्वारा? क्षेमेंद्र के द्वारा, ठीक है, क्षेमेंद्र के द्वारा एक रचना करी गई है जिसका नाम है बृहत कथा मंजरी। क्या है? बृहत कथा मंजरी, ठीक है, बृहत कथा मंजरी है। बृहत कथा मंजरी में भी जो है कि इसको क्षुद्र से उत्पन्न कहा गया है, ठीक है। क्षेमेंद्र द्वारा जो बृहत कथा मंजरी है और सोमदेव द्वारा जो कथा सरित सागर है, तो इन दोनों ही रचनाओं में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षुद्र से उत्पन्न बताया गया है, क्षुद्र की संतान इसको बताया गया है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान देना है। चलिए अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकोटस के रूप में की है? तो सेंड्रोकोटस के रूप में किसने पहचान की है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए वी स्मिथ ने, यानी कि जो विलियम स्मिथ हैं, ठीक है, विसेट स्मिथ जो हैं, विसेट स्मिथ की बात यहाँ पर हो रही है। ऑप्शन बी जस्टिन ने, ऑप्शन सी विलियम जॉनसन ने, ऑप्शन डी स्ट्रेबो ने। तो सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस के रूप में किसने पहचाना है ये आपको बताना है। देखिए इसका जो सही उत्तर यहाँ पर होगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, जस्टिन ने। जस्टिन ने यहाँ पर चंद्रगुप्त को कहा है कि वो सेंड्रोकोटस था। और जस्टिन के अलावा अगर पूछा जाए सबसे पहले किसने सेंड्रोकोटस के की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की है, तो वो विलियम जॉनसन है, ठीक है। तो इसके आधार पर यहाँ पर प्रश्न का जो सही उत्तर यहाँ पर होगा ऑप्शन बी भी हो सकता है, ऑप्शन सी भी हो सकता है, क्योंकि जो विलियम जॉनसन है उन्होंने सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस के रूप में पहचाना है। और उसके बाद जो है कि जस्टिन ने भी चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकोटस के रूप में की है, ठीक है, सेंड्रोकोटस आपको ध्यान देना है। और इसके अलावा यहाँ पर एक बात और यहाँ पर है, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ही होगा, क्योंकि जो जस्टिन यहाँ पर है, जस्टिन ने सेंड्रोकोटस यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर के भेंट की बात यहाँ पर कही है जस्टिन ने। और लेकिन विलियम जॉनसन ने सबसे पहले चंद्रगुप्त की पहचान सेंड्रोकोटस के रूप में की है, ठीक है। और यहाँ पर सेंड्रोकोटस शब्द तो आ गया, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक शब्द यहाँ पर और प्रयोग हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए जिसका नाम है सेंड्रोकोटस के अलावा एंड्रोकोटस यहाँ पर है। क्या है? एंड्रोकोटस, ठीक है। एंड्रोकोटस शब्द भी चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ही प्रयुक्त किया गया है, ठीक है। एंड्रोकोटस शब्द चंद्रगुप्त मौर्य के लिए प्रयोग किया गया है। और ये किसने किया है? एक तो एरियन इतिहासकार है उन्होंने करा है, और प्लूटार्क, किसने? प्लूटार्क, ठीक है। प्लूटार्क और एरियन के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस नाम से वर्णित किया है। किस नाम से? एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है एरियन और प्लूटार्क ने, जबकि विलियम जॉनसन और जस्टिन ने सेंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे आगे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य, सेंड्रोकोटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? अभी हमने आपको बताया है। ऑप्शन ए प्लिनी ने, ऑप्शन बी मेगास्थनीज ने, ऑप्शन सी चाणक्य ने, ऑप्शन डी जस्टिन ने। तो अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि जस्टिन के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की भेंट के बारे में भेंट का यहाँ पर उल्लेख किया है, और जिसमें जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा गया है, कि क्या कहा गया है? सेंड्रोकोटस यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है, पांचवा प्रश्न है, पूछा जा रहा है कौटिल्य यानी कि चाणक्य जिनको कहा जाता है की रचना अर्थशास्त्र है एक, क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित रचना है, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र से संबंधित रचना है, ऑप्शन सी शासन के सिद्धांतों की रचना है, ऑप्शन डी प्राचीन समाज पर लिखी रचना है। तो अर्थशास्त्र क्या है ये आपको बताना है। तो सीधी सी बात जो है कि वो अर्थशास्त्र है, एक प्रशासन के सिद्धांतों पर लिखी हुई रचना है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है जो कौटिल्य, चाणक्य ने, विष्णुगुप्त जिनको कहा जाता है, तो उन्होंने जो अर्थशास्त्र की रचना की है वह एक शासन के सिद्धांतों पर आधारित रचना है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, शासन के सिद्धांतों पर आधारित ये रचना रही है। और कौटिल्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के जो है कि क्या रहे थे? प्रधानमंत्री रहे थे, और इनके साथ मिलकर के ही उन्होंने भारत में एक छत्र सम्राट बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य को, और भारत को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य किया हुआ था, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां
अंग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सातवां अंग आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर बताया गया है। चाणक्य के जो सप्तांग सिद्धांत दिए थे राज्य के, तो उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन ए कोष बताया गया है, ऑप्शन बी दंड को, ऑप्शन सी मित्र को, ऑप्शन डी जनपद को। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, मित्र को यहाँ पर सातवां अंग बताया गया है। अगर सात के सात अंगों की यहाँ पर बात करते हैं तो आपको नोट डाउन करने हैं। सबसे पहले जो अंग है सप्तांग सिद्धांत का, पहला अंग यहाँ पर है, आपको ध्यान देना है, राजा है। दूसरा अंग जो है वो अमात्य है या आमात्य है, कुछ भी आप इसको लिख सकते हैं, अमात्य लिख लें या आमात्य लिख लें। तीसरा जो अंग है वो है आपका जनपद, ठीक है, क्या है, जनपद है। चौथा जो अंग आता है वो दुर्ग आता है, क्या आता है, दुर्ग यहाँ पर है चौथा अंग। पांचवा जो अंग आता है वो आपका आता है कोष, पांचवा अंग कोष है। छठा अंग यहाँ पर दंड है और सातवां अंग कौन सा है, मित्र है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि पहला अंग राजा, दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, पांचवा कोष, छठा दंड, सातवां मित्र। तो ये सात के सात सप्तांग सिद्धांतों से प्रश्न बहुत बार यहाँ पर पूछे गए हैं, आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में डिमेकस या डायमेकस भारत आया था? तो डिमेकस या डायमेकस किसके शासनकाल में भारत आया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर आपको चुनना है, ऑप्शन ए कनिष्क के समय में, ऑप्शन बी बिंदुसार के समय, ऑप्शन सी अशोक के समय, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य के समय। तो देखिए इसका जो सही उत्तर यहाँ पर होगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। बिंदुसार के समय यहाँ पर डिमेकस जो है कि भारत आया था, या डायमेकस जो कि वो भारत आया हुआ था। और डायमेकस को किसने भेजा हुआ था भारत में? तो ये सीरिया के राजा के द्वारा भेजा गया था। ठीक है, सीरिया के राजा के द्वारा यहाँ पर दूत बना करके भेजा गया था। और सीरिया का राजा कौन था? वो था एटियोकस, एटियोकस था। ठीक है, एटियोकस के द्वारा यहाँ पर सीरिया का जो राजा था उसने डायमेकस को भारत में भेजा था। चंद्रगुप्त जो मौर्य साम्राज्य था उस दौरान जो राजा यहाँ पर था बिंदुसार के समय, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिंदुसार के समय भेजा गया था, मौर्य साम्राज्य में आया था डायमेकस। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? कुम्भहार के बारे में आपको बताना है कि कुम्भहार जो स्थल है उसके अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए श्रावस्ती से, ऑप्शन बी वाराणसी से, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र से, ऑप्शन डी कपिल वस्तु से। तो सही उत्तर आपको बताना है कि कुम्भहार स्थल कहाँ पर पहचान की गई है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सही होगा, पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र के पास ही यहाँ पर कुम्भहार स्थल की पहचान की गई है। और यहीं पर जो है कि एक बुलंदी बाग, ठीक है, बुलंदी बाग भी है। तो बुलंदी बाग और कुम्भहार की पहचान जो मौर्य साम्राज्य का यहाँ पर कहा जाता है कि विशाल लकड़ी का एक भवन था, यानी कि मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत जो है कि विशाल भवन रहा था, राजप्रसाद यहाँ पर रहा था, कह सकते हैं राज दरबार रहा था। कहाँ पर? बुलंदी बाग और कुम्भहार स्थल जो है आपके पाटलिपुत्र के समीप। ठीक है, और बुलंदी बाग वाले क्षेत्र को इनको जो है कि प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो आपको ध्यान देना, इतिहासकार हैं स्पूनर। कौन है? स्पूनर। ठीक है, स्पूनर महोदय को जाता है कि जिन्होंने कुम्भहार और बुलंदी बाग स्थल को प्रकाश में लाए थे। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नौवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस शासक ने पहली बार मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र पर विजय प्राप्त की थी? मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र को किसने सबसे पहले जीता था, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए स्कंदगुप्त ने, ऑप्शन बी विक्रमादित्य ने, ऑप्शन सी धनानंद ने, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो इसका जो सही उत्तर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत का जब एकीकरण यहाँ पर चल रहा था तो उस दौरान इसने गुजरात, मालवा और महाराष्ट्र के क्षेत्र को यहाँ पर जीत लिया था। और इसी के चलते हम देखते हैं कि सिंधु नदी के प्रदेश तक यहाँ पर आपका मौर्य साम्राज्य विस्तृत हो जाता है, ये आपको ध्यान देना है। और जो रुद्रदामन, जो जूनागढ़ अभिलेख है रुद्रदामन का, ठीक है, वहाँ से जो है कि पश्चिमी भारत में चंद्रगुप्त के अधिकार के यहाँ पर प्रमाण मिलते हैं कि पश्चिमी भारत के क्षेत्र में चंद्रगुप्त का अधिकार था, या मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत पश्चिमी भारत शामिल हो गया था, जो कि जानकारी मिलती है रुद्रदामन के अभिलेख से, जो कि जूनागढ़ अभिलेख है। और यही अभिलेख जो है कि गिरनार, जो कि कह सकते हैं कि अशोक का अभिलेख भी रहा है, शिलालेख रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 10वां प्रश्न पूछा जा रहा है, किस अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत में भी रहा था? अभी हमने आपको बताया था, यही आपको प्रश्न दोबारा यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन ए अशोक का सोपारा अभिलेख शिलालेख से, अशोक
के दूसरे अभिलेख से, अशोक का गिरनार अभिलेख से, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। तो देखिए इसका जो सही उत्तर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रभाव था वो पश्चिम भारत के क्षेत्र में भी हो गया था। और साथ ही साथ यहाँ पर जो जैन ग्रंथों के अनुसार भी जो सौराष्ट्र अवंती का जो क्षेत्र था वहां पर चंद्रगुप्त के अधिकार की जानकारी मिलती है। ठीक है, कौन से ग्रंथ से? जैन ग्रंथ से, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया था। पहले ये ब्राह्मण था, बाद में इसने जैन धर्म अपना लिया था अपने शासन के अंतिम वर्षों में। तो जैन ग्रंथों से भी यहाँ पर सौराष्ट्र यानी कि जो गुजरात का क्षेत्र है, अवंती का क्षेत्र है, मालवा का क्षेत्र है, वहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकार के बारे में जानकारी हमें मिलती है। और चंद्रगुप्त की जब मृत्यु यहाँ पर होती है तो चंद्रगुप्त की मृत्यु के समय तक हम देखते हैं कि जो मौर्य साम्राज्य था वह पूरी तरह हिंदुकुश पर्वत से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक और हिमालय से लेकर के मैसूर तक ये इसका विस्तृत था। ठीक है, कहाँ से? हिंदकुश से लेकर के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में हिंदकुश, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, उत्तर में हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएं और दक्षिण में कर्नाटक का मैसूर क्षेत्र तक इसका विस्तार हो गया था मौर्य साम्राज्य का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस जो कि यूनानी क्षेत्रों में सिंध और अफगानिस्तान का प्रशासक रहा था को किस वर्ष पराजित किया? यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब हराया था ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 305 ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी 315 ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी 310 ईसा पूर्व में, ऑप्शन डी 308 ईसा पूर्व में। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। 305 ईसा पूर्व के दौरान यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर का जो गवर्नर था यूनानी क्षेत्र में, सिंध और अफगानिस्तान के क्षेत्र में, सेल्यूकस, तो उसको यहाँ पर पराजित किया हुआ था। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है 305 ईसा पूर्व के दौरान जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सेल्यूकस को हरा दिया गया था। पश्चिमी भारत के क्षेत्र में या पश्चिमोत्तर भारत के क्षेत्र में कह सकते हैं, जहाँ पर सिंध अफगानिस्तान का क्षेत्र था, तो वह पूरा का पूरा क्षेत्र अब हिंदुकुश तक के क्षेत्र 305 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य में आ गए थे। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है। किस शासक ने सहिष्णुता, उदारता, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर एक करुणा होना चाहिए था। ठीक है, क्या? करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना करी थी? तो किस शासक के द्वारा सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर यहाँ पर राजधर्म की स्थापना करी थी? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अशोक के द्वारा हम देखते हैं कि सबसे पहले सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर त्रिविध राजधर्म की स्थापना करी गई थी। पूछा जाएगा करुणा के आधार पर या उदारता के आधार पर या सहिष्णुता के आधार पर किसने सबसे पहले राजधर्म की स्थापना करी है, तो वो सम्राट, महान शासक जो है भारत के अशोक यहाँ पर उसने करा था और इसने धम्म का प्रतिपादन यहाँ पर किया हुआ था। ठीक है, धम्म का प्रतिपादन किया था। और कलिंग विजय के बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि कलिंग विजय के बाद जो है कि अशोक ने पूरी की पूरी तरह से धम्म की नीति यहाँ पर अपनाई थी, यानी कि धार्मिकता के आधार पर विजय प्राप्त करने की उसने सोची थी। लोगों में सदाचार और सद्भावना का भाव उसने जगाया था। नैतिकता के विकास पर उसने पूरी तरह ध्यान दिया था। नैतिक नियमों का पालन करने पर ध्यान दिया था। तो उदार, सहिष्णुता और करुणा के आधार पर राजधर्म की स्थापना करी है अशोक ने, इसीलिए अशोक को महान अशोक भी कहा जाता है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है। अशोक के किस शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है? तो अशोक के किस शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका जो उत्तर आपको बताना है ऑप्शन ए द्वितीय मुख्य शिलालेख से, ऑप्शन बी प्रथम स्तंभ लेख से, ऑप्शन सी 5वें शिलालेख से, ऑप्शन डी 11वें शिलालेख से। तो देखिए इसका जो सही उत्तर यहाँ पर होगा वो होगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। द्वितीय मुख्य शिलालेख से यहाँ पर जानकारी मिलती है और इसके अलावा 13वें शिलालेख से भी जानकारी मिलती है। ठीक है, 13वें और दूसरे शिलालेख जो अशोक के हैं वहाँ पर दक्षिण भारत के राज्यों के बारे में हमें जानकारी मिलती है, जिसमें कि हम देखते हैं कि जो आपके चोल राज्य थे, ठीक है, चोल जो राज्य था, ठीक है, और पांड्य जो राज्य यहाँ पर था, चोल राज्य, पांड्य राज्य, चेर जो राज्य था, केरल पुत्र जिनको कहा जाता है, सतीय पुत्र जो थे, सतीय पुत्र की हालांकि अभी तक इतिहासकार पहचान नहीं कर पाए कि ये सतीय पुत्र कौन थे, और ताम्रपणी जो था यानी कि जो आपका श्रीलंका का क्षेत्र था। तो इन
चार पांच राज्यों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। जो पांच राज्य मुख्य रूप से हैं, चोल हो गया, पांडे हो गया, चेर यानी केरल पुत्र, सती पुत्र हो गए, और ताम्रपर्णी यानी श्रीलंका के क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलती है कि ये मौर्य साम्राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र थे या राज्य थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है 13वें और दूसरे स्तंभ अभिलेख से, 13 और दूसरे स्तंभ अभिलेख से ये जानकारी हमें मिलती है। तो बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, भारत में सर्वप्रथम अस्पताल और औषधि बाग निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त के द्वारा, ऑप्शन बी अशोक के द्वारा, ऑप्शन सी बिंदुसार के द्वारा, ऑप्शन डी अजातशत्रु के द्वारा। तो आपको बताना है कि सर्वप्रथम भारत में जो था अस्पताल और औषधि के लिए बाग निर्माण किसने किया गया था, अस्पतालों का निर्माण किसने करा था, औषधि बाग किसने लगाए थे, तो ये आपको बताना है। सही उत्तर की बात करते हैं तो ऑप्शन बी है, अशोक के द्वारा सबसे पहले हमें जानकारी मिलती है कि इसने कह सकते हैं कि अस्पतालों का निर्माण करा था और औषधि बाग यहाँ पर लगवाए थे। अशोक जो था कि वह बहुत ही, उसका जो दृष्टिकोण था वो संपूर्ण प्राणी जगत के प्रति एक उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया हुआ था, इसीलिए अशोक को महान सम्राट यहाँ पर कहा जाता है। सिकंदर के साथ जो है कि अशोक की तुलना की जाती है उदारता के रूप में, हालांकि साम्राज्य इतना बड़ा नहीं था, लेकिन कह सकते हैं कि सिकंदर से कम भी नहीं मान सकते अशोक को। तो अशोक ने पूरे धम्म के आधार पर, यानी कि जो सांस्कृतिक पहचान होती है, जो आपकी संस्कृति होती है, जिसकी आप जिससे आप जुड़ा है, जो आपकी खास एक पहचान को दर्शाता है कि आप इस क्षेत्र के निवासी हैं या आपके एक खास संस्कृति की जो झलक देता है, तो उसको उसके आधार पर उसने पूरे विश्व को यहाँ पर विजय करने की सोची हुई थी और उसने सफलता भी यहाँ पर प्राप्त करी हुई थी अशोक ने। ठीक है, तो लोक कल्याणकारी राज्यों के लिए, कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध रहा था अशोक। तो वही उसकी उदारता का कारण था जिसने सबसे पहले यहाँ पर अस्पताल और औषधि बागों का निर्माण की यहाँ पर योजना बनाई हुई थी और कार्य भी यहाँ पर करा था। ठीक है, अगर अशोक के बारे में कुछ जानकारी यहाँ पर आपको दें तो आपको ध्यान देना है, अशोक के जो बारे में जानकारी मिलती है, अशोक जो सबसे पहले यहाँ पर सिंहासन होता है, मतलब मगध की राजगद्दी पर जब ये बैठता है तो वो समय रहा था 269 ईसा पूर्व का। ठीक है, 269 ईसा पूर्व में अशोक मगध के साम्राज्य पर बैठता है, सिंहासन पर बैठता है और देवानाम प्रिय की ये उपाधि धारण करता है। ठीक है, देवानाम प्रिय की उपाधि धारण करता है अशोक। और अशोक के बारे में जो जानकारी मिलती है वह अशोक के शिलालेखों से हमें जानकारी मिलती है। किससे? शिलालेखों के बारे में हमें जानकारी मिलती है अशोक के। और अशोक के जो शिलालेख हैं, उनको जो अभिलेख हैं, उनको यहाँ पर तीन भागों में बांटा जाता है अशोक के अभिलेखों को, जिसमें हम सबसे पहले तो देखते हैं, एक तो आपका शिलालेख ही है, प्रमुख रूप से शिलालेख है, स्तंभ अभिलेख यहाँ पर हैं, और गुहा अभिलेख है, यानी कि जो गुफाओं में लिखे गए अभिलेख हैं। ठीक है, बराबर की जो पहाड़ियाँ हैं बिहार में, वहाँ पर 4 गुफाओं का निर्माण कराया गया है, जिसमें अशोक काल की जो पहली जो कि यहाँ पर 3 गुफाएं जो हैं, उन पर हम देखते हैं कि अशोक के काल के दौरान की जो चित्रकला वहाँ पर देखने को मिलती है, अभिलेख अशोक के द्वारा खुदवाए हुए वहाँ पर मिलते हैं। कौन से गुफाओं में? बराबर की पहाड़ियों में, जो बिहार के क्षेत्र में जो गुफाएं हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करते हैं अशोक के जो अभिलेख यहाँ पर हमें मिले हैं, शिलालेख जो मिले हैं, उनके बारे में सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं। तो देखिए, जो महत्वपूर्ण अभिलेख यहाँ पर जानकारी जो है, तो अशोक के हमें 14 तो यहाँ पर मिलते हैं। सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करते हुए यहाँ पर चलना है। 14 है यहाँ पर दीर्घ शिलालेख मिलते हैं। ठीक है, दीर्घ शिलालेख, जो शिलालेखों को हमने विभाजित किया है पहले भाग में, तो उसमें 14 शिलालेख मिलते हैं, जिसमें दीर्घ शिलालेख हैं वो 14 बहुत बड़ी मात्रा में उनमें जानकारी लिखी गई है। जिसमें हम बात करते हैं कि मुख्य रूप से ये किन स्थानों से मिले हैं। एक तो यहाँ पर मिला है धौली से मिला है। ठीक है, धौली से, और धौली ये आपका उड़ीसा, पुरी वाले जगह में है, पुरी जो जिला है उड़ीसा में है धौली। उसके बाद जौगढ़, जौगढ़ भी आपका जो है कि जौगढ़, ठीक है, जौगढ़ भी आपका उड़ीसा में ही है। उसके बाद जो कि एरनागुड्डी, ठीक है, एर्रागुड्डी या एरनागुड्डी कह लें, एरनागुड्डी या एरागुड्डी, तो यह आपके आंध्र प्रदेश में है, जो कि कुर्लुन, कहाँ पर है? कुर्लुन जिले के अंतर्गत है। ठीक है, कुर्लुन जिले के अंतर्गत आता है ये एरनागुड्डी। और उसके बाद सोपारा, सोपारा सोपारा शिलालेख, सोपारा शिलालेख आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, सोपारा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। जो पालघर, अभी आपने कुछ समय पहले समाचार में आई थी साधुओं की हत्या को लेकर के, ठीक है, एक निर्मम तरह से जो हत्या जहाँ पर कर दी गई थी, 2 साधुओं की, 3 लोगों की हत्या वहाँ पर करी गई थी, तो वहीं पर पालघर के क्षेत्र में ये सोपारा शिलालेख वहाँ से मिलता है हमें। ठीक है, और उसके बाद जो है कि गिरिनार, ठीक है, गिरिनार, जिसको जूनागढ़ अभिलेख भी कहा जाता है, गिरिनार। ठीक है, तो गिरिनार अभिलेख काठियावाड़, गुजरात, जूनागढ़ के क्षेत्र में है। ठीक है, कालसी अभिलेख मिलता है हमें देहरादून से, कालसी अभिलेख मिलता है।
और मानसेहरा अभिलेख कहाँ से? मानसेहरा अभिलेख मिलता है आपका हजारा पाकिस्तान के क्षेत्र से, ठीक है। मानसेहरा अभिलेख हजारा पाकिस्तान के क्षेत्र से मिलता है। और शहबाज गढ़ी, ठीक है, शाहबाज गढ़ी कह लें, शहबाज गढ़ी कह लें, ये भी पाकिस्तान के क्षेत्र से मिलता है, अफगानिस्तान के क्षेत्र से, पेशावर में, ठीक है। तो पेशावर से ये शाहबाज गढ़ी अभिलेख हमें मिलता है। अगर अशोक के जो अभिलेख हमें मिले हैं 13 शिला अभिलेखों के बारे में यहाँ पर जानकारी होती है। तो 13 जो अभिलेख मिलते हैं उन अभिलेखों में क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं वो भी यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। आगे भी उन प्रश्नों पर उन पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन जो मेन मेन चीज़ें हैं यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, सारी चीज़ों को आपको नोट डाउन करना है। यहाँ से प्रत्येक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते आ रहे हैं और आगे भी पूछे जाते आएंगे। भाषा का बदलाव यहाँ पर किया जाता है प्रश्नों में, लेकिन प्रश्न वही होते हैं, घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो पहला शिलालेख जो अभिलेख हमें मिलता है, पहला शिलालेख अभिलेख जो मिलता है, उसमें जो जानकारी दी गई है, एक तो जो है कि पशुओं के वध पर रोक लगा दी गई है। राज्य की जो उत्सव हैं, तड़क भड़क के जो का मनोरंजन उत्सव हैं, उन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। तो पहले अभिलेख में क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है? पशुओं के वध पर रोक लगा दी, राज्य के उत्सव, मनोरंजन, तड़क भड़क के जो उत्सव हैं उन पर रोक लगा दी। दूसरा जो अभिलेख मिलता है हमें, दूसरा शिलालेख जो बात यहाँ पर होती है, ठीक है, जो दूसरा शिलालेख है, इन 14 दीर्घ शिलालेखों की बात हो रही है, जो हमने अभी आपको जगह बताया था, धौली, जौगढ़, एर्नाकुडी, सोपारा, गिरनार, जूनागढ़, जो गिरनार वाला है, फिर कालसी, मानसेहरा, ठीक है, शहबागढ़ी। तो ये सारे के सारे इनके बारे में बात हो रही है। तो पहला जो है उसमें पशु वध पर रोक लगा दी, तड़क भड़क वाले कार्यक्रमों पर, उत्सवों पर रोक लगा दी गई। द्वितीय जो अभिलेख यहाँ पर है, शिलालेख है, उससे कहा गया था कि जो मानव हैं, जो पशु हैं, उनके लिए अस्पतालों का निर्माण किया गया, ठीक है। तो इसी अभी हमने आपको बताया था कि सबसे पहले कौन से शासक ने यहाँ पर, अभी चर्चा कर रहे थे कि किसने यहाँ पर औषधि और औषधि बाग साथ में अस्पताल बनवाए थे, तो अशोक ने बनवाए थे। अशोक के दूसरे अभिलेख से जानकारी मिलती है कि उसने पशुओं के लिए, मानवों के लिए अस्पताल बनाए, साथ ही जो है कि मार्गों में कुएं खुदवाए थे और छायादार वृक्ष लगाए थे। मार्गों के किनारे छायादार वृक्ष, रहने के लिए जो है कि ठहरने के लिए जो है कि यात्री विश्राम गृह भी बनाए थे, मार्गों पर कुएं भी खुदवाए थे। द्वितीय अभिलेख शिलालेख से जानकारी मिलती है। तीसरे जो शिलालेख से जानकारी मिलती है, तीसरे शिलालेख से जो है कि जानकारी मिलती है कि जो राजकीय अधिकारी हैं, जो राजकीय पदाधिकारी हैं, पदाधिकारियों के व्यवहार में सनातन नियमों, नैतिकता और दया का भाव होना चाहिए और इसका प्रचार करना चाहिए, ऐसा कहा गया था, ठीक है। तीसरे अभिलेख में नहीं कहा गया था, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, देखिए दोबारा से। तीसरे अभिलेख में कहा गया था जो भी यहाँ पर राजकीय पदाधिकारी हैं वह जो है कि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद धर्म के प्रचार के लिए जाएंगे, यानी कि सांस्कृतिक प्रचार पर जाएंगे, ठीक है। तो तीसरे अभिलेख से जानकारी मिलती है कि जो राजकीय पदाधिकारी थे वो प्रत्येक 5 वर्ष के बाद धर्म के प्रचार के लिए जाएंगे या सांस्कृतिक प्रचार के लिए जाएंगे, ठीक है। चौथा जो शिलालेख यहाँ पर मिलता है, चौथा शिलालेख, तो चौथे शिलालेख में जो जानकारी मिलती है, जो राजकीय पदाधिकारी हैं उनके व्यवहार में सनातन नियमों और नैतिकता का भाव होना चाहिए, प्राणियों के प्रति दया भाव का वो प्रचार यहाँ पर करें, ठीक है। प्राणी जो भी प्राणी हैं, प्राणी मूल जो भी हैं, पशु हो गए, मानव हो गए, तो उन सभी के प्रति दया भाव उनमें जो सर्वत्र उसका प्रचार उनको करना है, सनातन नियमों और नैतिकता का उन्हें प्रचार करना है, ठीक है। पांचवा शिलालेख आता है, तो पांचवें शिलालेख में जो है कि कहा गया था कि जो कि धम्म महामात्र हैं उनकी नियुक्ति नैतिकता के प्रचार पर जोर दिया गया था यहाँ पर, ठीक है। जो भी महापात्र हैं, धम्म महापात्रों की धर्म पूरी तरह से जो है कि धर्म से संबंधित, यानी कि कह सकते हैं कि जो सांस्कृतिक प्रचार प्रसार था, तो उस पर पूरी तरह लिखा गया है पांचवा अभिलेख, ठीक है। तो धम्म महापात्रों की नियुक्ति पर रहा है पांचवा शिलालेख। छठा शिलालेख की बात करते हैं, तो छठा शिलालेख में जो है कि सभी के लिए लोक कल्याणकारी संबंधी जो यहाँ पर प्रशासनिक सुझाव हैं, ठीक है, उनको कहा गया था कि मुझे कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान पर आकर के दे सकता है, ठीक है। जो भी सर्वलोक हित के बारे में बात हुई, लोक कल्याणकारी जो भी अगर आपके पास सुझाव हैं, प्रशासनिक संबंधी सुझाव हैं, तो अशोक से आप पर्सनली मिल करके कहीं पर भी किसी भी स्थान पर दे सकते थे, ऐसा कहा गया था छठे शिलालेख में। सातवें शिलालेख की बात करते हैं, तो सातवें शिलालेख में कहा गया था कि जो भी जातियां हैं, जो जितनी भी जातियां इस धरती पर विद्यमान है, उन सभी के प्रति जो है कि हमें एक प्रेम का भाव रखना चाहिए और किसी भी स्थान पर उनको निवास की स्वतंत्रता यहाँ पर दी जाती है। और
आत्मा, संयम और हृदय की पवित्रता पर बल दिया गया था। 7वें अभिलेख में कहा गया कि आत्मा, संयम और हृदय की पवित्रता पर बल दिया गया है और सभी जातियों के प्रति प्रेम भाव के साथ किसी भी स्थान पर निवास करने की स्वतंत्रता दी गई है 7वें शिलालेख में। 8वें शिलालेख की यहाँ पर बात करते हैं तो 8वें शिलालेख की जो मुख्य बात यहाँ पर है, जो भी राजकीय अभिषेक के 10वें दिन, यानी कि जब यहाँ पर आपका हमने आपको बताया था कि 269 में ईसा पूर्व के दौरान आपका अशोक मगध के सिंहासन पर बैठा था, उसके 10 वर्ष यानी कि मान सकते हैं कि 259 ईसा पूर्व के दौरान की ये अभिलेख था। और इसमें कहा गया, और इसमें जो है कि बोध गया की यात्रा का वर्णन मिलता है। धर्म यात्राओं से संबंधित ये रहा है और ब्राह्मणों श्रमणों के प्रति जो है कि उचित बर्ताव का उपदेश में दिया गया है। जो भी साधु संत लोग हैं उनके प्रति उचित बर्ताव का आदेश यहाँ पर दिया गया, उपदेश दिया गया है। और साथ ही जो है कि अपनी धम्म यात्रा यानी कि धर्म से संबंधित यात्राओं का वृत्तांत यहाँ पर दिया गया है 8वें अभिलेख में। ठीक है, चलिए अगला जो अभिलेख यहाँ पर आता है 9वां अभिलेख आता है। तो 9वें अभिलेख की बात करते हैं। तो 9वें अभिलेख में तो सबसे पहले जो दास हैं, जो सेवक हैं, ठीक है, दास सेवकों के प्रति, दास और सेवकों के प्रति शिष्टाचार, प्रेम भाव होना चाहिए, जानवरों के प्रति उदारता, ब्राह्मण और श्रमणों के प्रति उचित बर्ताव यहाँ पर करना चाहिए। ये सारी जानकारी यहाँ पर दी गई थी। 9वें अभिलेख में लिखा गया है कि जो भी दास हैं, जो भी सेवक हैं, उनके प्रति शिष्टाचार, प्रेम भाव होना चाहिए, जानवरों के प्रति उदारता यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, और जो ब्राह्मण हैं, जो श्रमण है यानी कि जो साधु भिक्षुक हैं, उनके प्रति भी उचित व्यवहार यहाँ पर करना चाहिए। दोबारा दोहराया गया था 8वें शिलालेख की बातों को ही। ठीक है, 10वां जो शिलालेख है, 10वें शिलालेख में यहाँ पर जो बातें यहाँ पर की गई हैं, तो 10वें शिलालेख में कहा गया है कि यश और कीर्ति के लिए नैतिकता होनी जरूरी है। ठीक है, कौन से अभिलेख में यश और कीर्ति के लिए नैतिकता को प्राथमिकता दी गई है? तो वो 10वें शिलालेख में प्राथमिकता दी गई है यश और कीर्ति के लिए नैतिकता को। 11वें शिलालेख की बात होती है तो 11वें शिलालेख में यहाँ पर धम्म की व्याख्या की गई है, यानी कि धर्म से संबंधित पूरा ये अभिलेख है। धम्म की व्याख्या की गई है और धर्म को एक वरदान का सर्वोत्तम बताया गया। धर्म को वरदान का सर्वोत्तम प्रतिफल मान सकते हैं, या इसको वरदान, धर्म को एक सर्वोत्तम वरदान बताया गया है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, धम्म की व्याख्या कौन से अभिलेख में है? 11वें शिलालेख में यहाँ पर की गई है। 12वां शिलालेख की बात होती है तो 12वें शिलालेख में आपको ध्यान देना है कि जो 12वां शिलालेख है उसमें अशोक के द्वारा जो ग्रह दान है, ब्राह्मणों को जो दिया जाने वाला दान है, साधुओं को जो दिया जाने वाला दान है, उसकी उसने सम्मान किया है। लेकिन जो महाजनों को जो दान दिया जाता है, ठीक है, उसका उसने इतना ज़्यादा आदर नहीं किया, उसको उसने नकारा है। ठीक है, यानी कि गृहस्थ दान में और श्रवण भिक्षुकों के दान में उसने सम्मान प्रकट किया है, लेकिन महाजनों के दान को उसने सम्मान प्रकट नहीं किया है। 12वें अभिलेख की ये बात हो रही है, शिलालेख की। तो 13वां शिलालेख आता है। 13वां शिलालेख में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। धर्म के प्रचार के लिए दूरस्थ क्षेत्र में उसने दूतों को भेजा था, ऐसी जानकारी मिलती है 13वें शिलालेख से। संगम के राज्यों के बारे में जानकारी मिलती है और दूसरे शिलालेख से भी संगम के राज्यों के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें चोल, पांड्य, चेर, ताम्रपर्णी और सती पुत्रों के बारे में जानकारी मिलती है। तो वो 13वें शिलालेख से भी मिलते हैं और दूसरे शिलालेख से भी मिलती है। ठीक है, साथ ही यहाँ पर कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। ठीक है, कलिंग युद्ध के बारे में भी जानकारी इसी अभिलेख से मिलती है। ठीक है, कलिंग युद्ध के बारे में, और ये आपको ध्यान देना है, कलिंग युद्ध 13वें शिलालेख से जानकारी मिलती है। और 13वें शिलालेख से ही जो है कि ऐसी जानकारी मिलती है कि जो इसने यहाँ पर फिर बाद में प्रशासनिक या राजनीतिक विजय या क्षेत्र विजय, भौगोलिक विजय को छोड़ करके धम्म विजय अपनाने का कार्य किया था। 13वें शिलालेख से भी ऐसी जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, और 13वें शिलालेख की एक महत्वपूर्ण बात और है कि 13वें शिलालेख में कहा गया था कि लोग जो है कि अपने संप्रदाय की प्रशंसा करें, यानी कि अपने धर्म की प्रशंसा करें और दूसरे धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए, ऐसा भी कहा गया था। ठीक है, लोगों को अपने संप्रदाय, अपने धर्म की प्रशंसा करने तथा दूसरों की धर्मों की संप्रदायों की निंदा करने का कोई भी अधिकार नहीं है, या उनको नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा गया था 13वें शिलालेख में। अंतिम जो शिलालेख यहाँ पर है 14वां शिलालेख। 14वें शिलालेख की जो महत्वपूर्ण बात है, धर्म के प्रचार से संबंधित जानकारियाँ यहाँ पर मिलती हैं। ठीक है, और जो भी 13वें शिलालेख की जो कुछ त्रुटियाँ यहाँ पर थी उनको सुधारा गया था 14वें शिलालेख में। ठीक है, इसके अलावा अशोक के जो है कि हमें लघु शिलालेख भी मिलते हैं। लघु शिलालेखों की अगर बात करें तो एक तो जो है कि रूपनाथ शिलालेख मिलता है हमें, जो कि मध्य प्रदेश कटनी के जिले के क्षेत्र में है। ठीक है, ये 232 ईसा पूर्व का ये अभिलेख है। ठीक है, रूपनाथ का अभिलेख मध्य प्रदेश में है,
गुर्जरा या गुर्जी अभिलेख जो है कि मध्य प्रदेश के दतिया में, ठीक है। गुर्जरा या गुर्जी अभिलेख कहाँ पर है? आपका मध्य प्रदेश दतिया में। और इसी गुर्जरा अभिलेख में या गुर्जी अभिलेख में अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। भपरू अभिलेख राजस्थान जयपुर के क्षेत्र में, ठीक है। कौन सा? भबरू अभिलेख, ठीक है। भबरू अभिलेख राजस्थान जयपुर के क्षेत्र में है। इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी मिलती है, बौद्ध धर्म का वर्णन किया गया है। मास्की अभिलेख यहाँ पर मिलता है। ये लघु शिलालेखों की बात हो रही है, मुख्य मुख्य जो है। मास्की अभिलेख कर्नाटक के रायचूर, वहाँ से मिलता है मास्की अभिलेख, कर्नाटक से। और इसमें भी जो है कि अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है देवानाम प्रिय के साथ। जो अशोक की उपाधि थी देवानाम प्रिय, उसके साथ नाम की भी, अशोक नाम का भी वर्णन मिलता है मास्की अभिलेख और गुर्जरा अभिलेख या गुर्जी अभिलेख मध्य प्रदेश से जो प्राप्त होता है, ठीक है। और जो है कि एक और अभिलेख यहाँ पर है जो बिहार से मिलता है, यहाँ पर सहसराय अभिलेख, ठीक है। सहसराय अभिलेख भी मिलता है जो कि बिहार शाहाबाद क्षेत्र से मिलता है, ठीक है। बिहार के शाहाबाद क्षेत्र से मिलता है। यहाँ पर अशोक के हमें 7 स्तंभ अभिलेख मिलते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार, यहाँ पर 7 स्तंभ अभिलेख हैं जो कि विभिन्न प्रस्तरों में लिखे गए हैं। 6 विभिन्न प्रस्तरों में लिखे गए हैं, ये 7 अभिलेख हैं, ठीक है। स्तंभ अभिलेख कितने अशोक के? 7 स्तंभ अभिलेख अभी तक हमें मिले हैं। और कुल मिलाकर के अभी तक हमें अशोक के 40 अभिलेख मिले हैं, ठीक है। कितने अभिलेख मिले हैं? 40 अभिलेख मिले हैं, जिसमें से जो है कि 14 हमने आपको बताया था कि शिलालेख, उसके बाद जो है कि कुछ लघु शिलालेख मिले हैं जिनके बारे में चर्चा करी थी। 7 स्तंभ अभिलेख मिले हैं जो 6 प्रस्तरों में लिखे गए, पत्थरों पर खुदवाए गए हैं, ठीक है। इसमें हम यहाँ पर देखते हैं कि जो आपका टोपरा अभिलेख है, टोपरा अभिलेख अम्बाला हरियाणा से मिला है। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली मंगाया था टोपरा अभिलेख को। उसके बाद मेरठ का जो अभिलेख है ये भी जो है कि फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली मंगवाया था, ठीक है। और जो है कि एक जो प्रमुख यहाँ पर है लौरिया अरेराज लौरिया 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 अरेराज, ठीक है। लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़, नंदनगढ़, ये नंदनगढ़ का मोस्ट इंपोर्टेंट है। लौरिया नंदनगढ़ का जो अभिलेख है ये बिहार चंपारण से मिलते हैं, ये दोनों के दोनों अभिलेख, ठीक है। लौरिया लौरिया दोनों ही हैं, और एक नंदनगढ़ अभिलेख है और एक है अरेराज अभिलेख है, तो दोनों ही बिहार चंपारण से मिलते हैं। जो नंदनगढ़ का अभिलेख है उसमें एक जानकारी महत्वपूर्ण है, इसमें मोर का चित्र वर्णित है, ठीक है। ये मोर के चित्र भी इसमें बनाया गया है लौरिया नंदनगढ़ के अभिलेख में, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमने आपको जानकारी दे दी। अब आगे के प्रश्न यहाँ पर हल करने में आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 15वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस स्रोत से अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीत के बारे में हमें जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए यहाँ पर है 13वें शिलालेख से, ऑप्शन बी दिव्य दीपवंश से, ऑप्शन सी दिव्यावदान से, ऑप्शन डी अगुंतर निकाय से। तो अशोक के शासनकाल के दौरान बौद्ध संगीत के बारे में जानकारी मिलती है कौन से अभिलेख से? तृतीय बौद्ध संगीत के बारे में। देखिए तो इसकी जानकारी जो मिलती है दीपवंशन से मिलती है, ठीक है। दीपवंश से मिलती है, और एक जो है कि महावंश, ठीक है। दीपवंश और महावंश से जानकारी मिलती है। 2 ऐसे अभिलेख, ऐसे स्रोत हैं जिनसे अशोक के शासनकाल के दौरान तीसरी बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था, ठीक है। और ये कौन से अभिलेख से कौन से स्रोत से मिलती है ये जानकारी? तो महावंशन और दीपवंशन से मिलती है। अगुंतर निकाय भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, दिव्यावदान जो है कि बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म से संबंधित है लेकिन इसमें जानकारी नहीं मिलती है, तो दीपवंश यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, ठीक है। तो सही उत्तर क्या है? दीपवंश है। और बात करते हैं कि यहाँ पर जो तृतीय बौद्ध संगीत का जो आयोजन किया गया था, ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान देना है। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन जो है कि 247 ईसा पूर्व के दौरान किया गया था अशोक के समय, और पाटलिपुत्र में ये आयोजित की गई थी। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। और इसके जो अध्यक्ष रहे थे वो मोंगलीपुत्र, ठीक है, मोंगलीपुत्र तिस्स रहे थे, तिस्स, ठीक है, मोंगलीपुत्र तिस्स रहे थे तृतीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष। 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के समय ये बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पूछा जा रहा है मौर्य शासनकाल में सार्थवाह किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए महाजनों को, ऑप्शन बी तीर्थ यात्रियों को, ऑप्शन डी दलालों को, ऑप्शन सी दलालों को, ऑप्शन डी व्यापारियों के काफिले को। तो सार्थवाह किसे कहा जाता है ये आपको बताना है मौर्य शासनकाल के दौरान। देखिए इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही यहाँ पर होगा। व्यापारियों के काफिले को कहा जाता था सार्थवाह, या इनको जो है कि कारवां भी कहा जाता था। क्या? कारवां, ठीक है। कारवां या सार्थवाह की संज्ञा दी गई है व्यापारियों के काफिले को। और यह है जो कि जो कौटिल्य चाणक्य के द्वारा जो लिखा गया अर्थशास्त्र है उसमें वर्णित किया गया, ठीक है। अर्थशास्त्र में सार्थवाह कारवों की जानकारी हमें मिलती है, ठीक है।
चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। मौर्य प्रशासन में ये इसका स्थान नहीं था, या ये मौर्य साम्राज्य में इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं मिलती है। ऑप्शन ए युन्तक, ऑप्शन बी प्रादेशिक, ऑप्शन सी रज्जुक, ऑप्शन डी अग्रहारिक। तो किसकी जानकारी नहीं मिलती है मौर्य साम्राज्य के दौरान इन पदाधिकारियों में से? देखिए जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा, अग्रहारिक की जानकारी नहीं मिलती। युन्तुक की अगर बात करें तो ये जैसे अभी जिले का अधिकारी होता है, ठीक है, जैसे ये एक जिले का अधिकारी होता था और ये राजस्व को वसूल करता था। युन्तुक क्या करता था? राजस्व को वसूल करता था, और जिले का ये अधिकारी होता था युन्तुक। प्रादेशिक की अगर हम बात करते हैं तो प्रादेशिक जो था वो मंडल का अधिकारी होता था, मंडल का, ठीक है, मंडल का अधिकारी होता था। और यह जो है कि यहाँ पर न्याय कार्य करता था, ठीक है, न्याय का कार्य ये देखता था, ठीक है। और आयुक्तों की भी ये आयुक्तों की तरह कार्य करता था, न्याय कार्य को देखता था प्रादेशिक, ठीक है, मंडल का अधिकारी ये होता था, ठीक है। और जिले का अधिकारी युन्तुक होता था जो कि राजस्व वसूलता था, ठीक है। और राजुक की अगर बात करते हैं तो राजुक जो था वह यहाँ पर राजस्व विभाग का कार्य करता था, लेकिन बाद में इसको न्यायिक अधिकार भी प्रदान किए गए थे, ठीक है। राजुक जो था सबसे पहले क्या करता था कि ये राजस्व विभाग का कार्य करता था, बाद में इसको न्यायिक अधिकार भी दे दिए गए थे राजुक को। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। राजुकों की नियुक्ति के बारे में हमें अशोक के जो है कि चौथे स्तंभ अभिलेख से मिलती है, ठीक है। कौन से स्तंभ अभिलेख से मिलती है? चौथे स्तंभ अभिलेख से अशोक के द्वारा राजुकों या रज्जुकों के अधिकारियों के बारे में जानकारी मिलती है कि इसने रज्जुकों पर पूर्ण विश्वास प्रकट किया था, और उसने कहा था कि माता पिता योग्य जो धाती है उसके हाथों में अपने बच्चों को सौंप दिया है। यानी कि रज्जुकों पर इतना विश्वास किया गया था कि जो अधिकारी यहाँ पर थे, ठीक है, तो वह राजस्व और न्यायिक अधिकार दोनों इनको दिए गए थे, रज्जुकों को या राजुकों को, ठीक है। किसी भी दोनों शब्द एक ही हैं, आपको ध्यान देना है, भले ही रज्जुक यहाँ पर हो, ठीक है, राजुक लिखा जाए या र आधा जौ पूरा जौ फिर ऊ की मात्रा कु, अगर रज्जुक भी लिखा जाए तो दोनों एक ही शब्द हैं। तो ये चौथे स्तंभ अभिलेख से जानकारी मिलती है कि अशोक ने जो है कि रज्जुकों की नियुक्ति यहाँ पर करी थी पूरे क्षेत्र में, ठीक है, और वह जो है कि राजस्व और न्याय संबंधित अधिकार उन्हें दिए गए थे। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। 18वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए सेहत सहेत महेत अभिलेख जो स्तूप है, सहेत महेत स्तूप है, वह आपका गया में है। ऑप्शन बी धमेख स्तूप सारनाथ, ऑप्शन सी रानाभर स्तूप कुशीनगर, ऑप्शन डी घोषिताराम मठ कौशाम्बी। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। देखिए सही उत्तर की बात करते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल गलत यहाँ पर दिया गया, ये सुमेलित नहीं है। जो सहेत महेत अभिलेख है वो आपका श्रावस्ती में है। कहाँ पर है? श्रावस्ती में है। जबकि धमेक स्तूप सारनाथ में है, रानाभर स्तूप कुशीनगर में ही है, घोषिताराम मठ आपका कौशाम्बी में है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो सहेत महेत कहाँ पर है? श्रावस्ती में है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 19वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, बौद्ध धर्म अपनाने के बाद सम्राट अशोक की बुद्ध से संबंधित स्थल लुम्बिनी यात्रा कौन से नंबर की यात्रा रही थी? तो अशोक ने जब बौद्ध धर्म अपना लिया था उसके बाद उसने यहाँ पर धर्म यात्रा प्रारंभ करी अपनी, और धर्म यात्रा के संबंध में पूछा गया है कि लुम्बिनी की कौन से नंबर की यात्रा रही थी? पहले नंबर की, चौथे नंबर की, ऑप्शन सी पाँचवें नंबर की, ऑप्शन डी तीसरे नंबर की। तो देखिए इसका जो सही उत्तर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी होगा, तीसरे नंबर की यात्रा रही थी लुम्बिनी। अशोक ने जो है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत बिहारों पर जो भी बेफिजूल के जो घूमने के जो बिहार होते थे, ठीक है, आखेट जो होता था उस पर पूरी तरह रोक लगा दी। और अब ये धर्म यात्रा यहाँ पर करने लगा था अशोक, और धर्म यात्राओं में ये महात्मा बुद्ध के पद चिन्हों पर चलते हुए उनके स्थानों की यहाँ पर यात्रा करने लगा था। और सबसे पहले इन्होंने करी थी गया की यात्रा, जो कि बोध गया जो था, ठीक है, गया की यात्रा करी थी, बोध गया या गया की यात्रा पहले नंबर पर करी थी। दूसरे नंबर पर इन्होंने कुशीनगर की यात्रा करी थी, जहाँ पर महापरिनिर्वाण हुआ था, बुद्ध की मृत्यु जहाँ पर हुई थी, ठीक है। अगले वीडियो के अंकों में महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव और सैन धर्म से संबंधित वीडियो के अंकों पर चर्चा करेंगे इनके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर कुशीनगर पर दूसरे नंबर पर उन्होंने यात्रा करी थी, ठीक है। पहले नंबर पर जहाँ पर ज्ञान दिया था वहाँ पर उन्होंने यात्रा करी थी, तीसरे नंबर पर उन्होंने लुम्बिनी की यात्रा करी थी, ठीक है। तो बहुत बार एक क्रम से लगाने को पूछा गया है। गौतम बुद्ध से संबंधित जो स्थल रहे हैं उनकी जो यात्रा करी है अशोक ने, आपको नोट डाउन करना है। पहले में जो है कि गया की यात्रा करी,
फिर कुशीनगर की यात्रा यहाँ पर करी है, फिर हम देखते हैं कि लुम्बिनी की यहाँ पर यात्रा करी है, लुम्बिनी की, फिर कपिलवस्तु की यात्रा करी है, ठीक है, फिर सारनाथ की यहाँ पर यात्रा करी है, पहला उपदेश जहाँ पर उन्होंने दिया था सारनाथ की, फिर उसके बाद उन्होंने अंत में श्रावस्ती की यात्रा करी है, ठीक है। तो छठे नंबर पर उन्हें श्रावस्ती, पांचवें नंबर पर सारनाथ, चौथे नंबर पर कपिलवस्तु, तीसरे नंबर पर लुम्बिनी, दूसरे नंबर पर कुशीनगर और पहले नंबर पर गया जहाँ पर उन्हें तप करा था, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 20वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, पत्थरों पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में पाए गए हैं? पत्थरों पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में पाए गए हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी अरकमाई। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। प्राकृत भाषा में सबसे पहले यहाँ पर लेख हमें मिलते हैं और ये जो है कि पत्थरों की पट्टियों पर अंकित शिलालेख थे, ठीक है, पत्थरों की पट्टियों पर ये लिखे जाते थे। और सबसे पहले जो है कि ब्राह्मी भाषा या प्राकृत भाषा को पढ़ने का जो श्रेय जाता है वो जेम्स प्रिंसेप को जाता है, ठीक है। तो जेम्स प्रिंसेप यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 21वां प्रश्न पूछा जा रहा है, अशोक के अभिलेख की भाषा सबसे पहले किसने पढ़ा था? अशोक की अभिलेखी भाषा को सबसे पहले किसने पढ़ा था? ऑप्शन ए जॉर्ज व्यूलर, ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन सी जॉन मार्शल, ऑप्शन डी विसेट स्मिथ या वी स्मिथ। तो देखिए इसका जो सही उत्तर यहाँ पर होगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा सबसे पहले यहाँ पर अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो ये पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। यहाँ पर प्रश्न घुमा के भी पूछे गए हैं, पूछा गया कि सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा था? तो ब्राह्मी लिपि को भी जेम्स प्रिंसेप ने ही पढ़ा था। प्राकृत भाषा को भी सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने ही पढ़ा था और अशोक के अभिलेख को भी सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने ही पढ़ा था, ठीक है। चलिए 22वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 22वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थल है जहां प्राच्य अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है? प्राच्य अशोक ब्राह्मी लिपि यानी कि जो अशोक का समय का पहला चरण रहा था उस दौरान के अभिलेख जहां पर मिलते हैं उसके बारे में बात हो रही है। ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी, ऑप्शन बी मास्की, ऑप्शन सी अनुराधापुर, ऑप्शन डी नागार्जुन कोंडा। तो कहाँ पर प्राच्य अशोक लिपि के यहाँ पर ब्राह्मी लिपि के अवशेष प्राप्त मिलते हैं ये आपको बताना है। सही उत्तर इसका जो होगा अनुराधापुर होगा। अनुराधापुर के अलावा भी अन्य स्थल हैं जहाँ पर से आपको प्राच्य अशोक कालीन ब्राह्मी लिपि की जानकारी मिलती है या प्राच्य ब्राह्मी लिपि की जानकारी मिलती है। अगर अशोक को हटा भी देते हैं तो प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि प्राच्य ब्राह्मी लिपि के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो अनुराधापुर से मिला है एक तो, और दूसरा यहाँ पर पिपर हवा से मिलता है उत्तर प्रदेश, ठीक है, पिपर हवा, ठीक है, उत्तर प्रदेश में पिपर हवा के क्षेत्र से मिलता है। सोह गौरा के क्षेत्र से मिलता है, सोह गौरा, ठीक है, सोह गौरा, और महास्थान से भी मिलता है, ठीक है। तो ये चार नाम आपको याद रखने, अनुराधापुर श्रीलंका में है, अनुराधापुर, पिपरहवा उत्तर प्रदेश में, सोह गौरा से, ठीक है, और महास्थान से, ठीक है, सोह गौरा, पिपरहवा, महास्थान और अनुराधापुर, ये तीन नाम आपको याद रखने की, जहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अशोक के समय की जो प्राच्य ब्राह्मी लिपि थी उसके बारे में अवशेष यहाँ पर मिलते हैं या उसका पता यहाँ पर हमें मिलता है, उसके अभिलेख हमें मिलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न 23वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से अशोक का व्यक्तिगत नाम का उल्लेख हमें मिलता है? अशोक के व्यक्तिगत नाम के उल्लेख के बारे में यहाँ पर जानकारी बोले, कौन से अभिलेख से मिलता है अशोक के व्यक्तिगत नाम की जानकारी? तो देखिए यहाँ पर जो सही उत्तर आपको बताना है, ऑप्शन ए मास्की अभिलेख से, ऑप्शन बी रूमन देही अभिलेख से, ऑप्शन सी कालसी अभिलेख से, ऑप्शन डी गिरिनार अभिलेख से। तो सही उत्तर आपको बताना है कहाँ पर अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। तो देखिए जो इसका सही उत्तर यहाँ पर होगा ऑप्शन बी डी बिल्कुल सही होगा, गिरिनार अभिलेख, मास की अभिलेख यहाँ पर होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, डी नहीं होगा, ठीक है, मास की अभिलेख होगा, गिरिनार अभिलेख नहीं, ठीक है। इसके अलावा आपको तीन नाम और याद रखने हैं मुख्य रूप से जो यहाँ पर हैं, ठीक है। मास की अभिलेख से तो मिलता ही मिलता है अशोक के देवानाम प्री के साथ अशोक नाम, ठीक है, देवानाम प्री के साथ अशोक नाम। अन्य जो अभिलेख हैं वहाँ पर से भी मिलता है, जिसमें हम गुर्जरा या गुर्जी का अभिलेख मध्य प्रदेश, ठीक है, गुर्जरा या गुर्जी अभिलेख मिलता है, और नेंतूर अभिलेख मिलता है, नेंतूर कर्नाटक के क्षेत्र में नेंतूर अभिलेख, ठीक है, नेंतूर अभिलेख से, और उडेगोलम अभिलेख से भी मिलता है। कहाँ से? उडेगोलम, ठीक है, उडेगोलम अभिलेख, नेंतूर अभिलेख और मास्की अभिलेख, ठीक है, और गुर्जरा अभिलेख। तो चार अभिलेख आपको याद रखना है जिनमें अशोक के नाम के साथ देवानाम प्रिय उपाधि भी वर्णित की गई है।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस स्तंभ अभिलेख से अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। स्वयं को मगध का सम्राट किस स्तंभ अभिलेख में बताया या किस अभिलेख में बताया अशोक ने, यह आपको बताना है। ऑप्शन ए मास्की का लघु स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन बी रोमनदेही का स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन सी गुर्जरा का स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन डी भब्रू का स्तंभ अभिलेख। तो सही उत्तर आपको बताना है इसका कौन से अभिलेख में अशोक ने अपने को मगध का सम्राट यहाँ पर बताया है। सही उत्तर की बात करते हैं तो ऑप्शन डी यहाँ पर होगा भब्रू अभिलेख। भब्रू अभिलेख कहाँ पर है, राजस्थान के क्षेत्र में है। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान देना है, राजस्थान के क्षेत्र में भब्रू अभिलेख है, जो कि हमने अभी आपको बताया था कि जयपुर के क्षेत्र में रहा है भब्रू अभिलेख। ठीक है, राजस्थान, जयपुर, भब्रू। और बौद्ध धर्म से अशोक का जो है कि बौद्ध धर्म के बारे में जो अपना लिया था अशोक ने बौद्ध धर्म, या यूँ कह सकते हैं कि अशोक से संबंधित जो बौद्ध धर्म के बारे में जो जानकारी मिलती है इसी अभिलेख से हमें मिलती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बौद्ध धर्म का हो जाना अशोक का इसी भब्रू अभिलेख से मिलता है, जो कि राजस्थान जयपुर में है। और इसी अभिलेख से मैं जो है कि अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको जो है कि बैराट का अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक है, बैराट। ठीक है, क्योंकि जयपुर की राजधानी विराटनगर थी, विराटनगर से ही जो है कि बैराट नाम यहाँ पर देखने को मिलता है। तो बैराट या भब्रू स्तंभ अभिलेख से जानकारी मिलती है कि अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। और इसी अभिलेख में जो है कि अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म अपनाए जाने के बारे में जानकारी, या अशोक का बौद्ध धर्मावलंबी होना प्रमाणित होता है इसी भब्रू अभिलेख से। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 25वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख, अशोक का कौन सा अभिलेख पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित है। धर्म के प्रति पूरी तरह धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित है, ऐसा आपको बताना है। ऑप्शन ए यहाँ पर है स्तंभ शिलालेख 7वां, शिलालेख 13वां, ऑप्शन सी शिलालेख 11वां, ऑप्शन डी शिलालेख 12वां। इससे पहले जो हमने 14 के 14 शिलालेखों के बारे में जो जानकारी दी है वहाँ पर हमने बताया है, यहाँ पर अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। 12वें शिलालेख में कहा गया है कि अशोक के द्वारा पूरी तरह ये पूरा का पूरा जो अभिलेख है धर्म से संबंधित, धार्मिक सहिष्णुता से संबंधित यहाँ पर है। और सभी संप्रदायों की वृद्धि के बारे में, सभी संप्रदायों के प्रति दया प्रेम भाव का वर्णन यहाँ पर किया गया है इस 12वें शिलालेख में। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 26वां प्रश्न आपकी स्क्रीन में पूछा जा रहा है, अशोक के किस अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर जो है कि रोक लगा दी गई थी। ऑप्शन ए स्तंभलेख 5 से, ऑप्शन बी शिलालेख 10 से, ऑप्शन सी शिलालेख 8 से, ऑप्शन डी शिलालेख 9 से। तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पर होगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, 5वें स्तंभ अभिलेख से। और साथ ही जो है कि हमने आपको बताया था कि जो यहाँ पर पहला शिलालेख था, पहले शिलालेख में भी कहा गया था कि पशुओं की वध पर रोक लगा दी गई थी। राजकीय उत्सव तड़क भड़क के कार्यों पर कार्यक्रम जो होते थे उन पर यहाँ पर रोक लगा दी गई थी पहले शिलालेख से। और 5वें स्तंभ अभिलेख से भी जानकारी मिलती है कि पारंपरिक अवसरों पर पशुओं की बलि पर रोक लगा दिया गया था। और अशोक ने कहा था कि साथ ही यहाँ पर इस अभिलेख में लिखा गया था कि जो पहले अशोक के लिए यहाँ पर 3 गुना जो पशु मारे जाते थे उनको यहाँ पर कम किया गया। अब यहाँ पर कुछ ही पशुओं को मारा जाने लगा। लेकिन अशोक के जो 26वां राज्याभिषेक का जो 26वां वर्ष था, ठीक है, उस पर यहाँ पर जानकारी मिलती है कि उसने सारे के सारे पशुओं पर रोक लगा दी थी। सारे पशुओं के वध पर उसने रोक यहाँ पर लगा दी गई थी। ठीक है, कौन से राज्याभिषेक के बाद 26वें वर्ष, यानी कि 269 ईसा पूर्व में जो है कि अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। तो उसके बाद 26 वर्ष यहाँ पर आप घटा सकते हैं। तो उस वर्ष में लगभग हम देखते हैं कि अशोक ने सारे के सारे पशु बलि पर रोक लगा दी गई थी। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 27वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पर है टालेमी फिलाडेल्फस मिस्र का, तुर्मई सीरिया का, ऑप्शन सी मेगस्थनी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी इंडिका पाटलिपुत्र का प्रशासनिक वर्णन। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है इन चारों में से। देखिए, जो सही उत्तर की बात करते हैं तो ऑप्शन बी बिल्कुल यह है, ये गलत दिया गया है। जो तुर्मई था, ठीक है, तुर्मई को ही यहाँ पर टालमी फिलाडेल्फस कहा जाता है। ठीक है, जो कि मिस्र का ही राजा था। ठीक है, अशोक के जो है कि 5 राजाओं से मैत्रीपूर्ण संबंध के बारे में जानकारी मिलती है और यह 13वें शिलालेख में है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 13वें शिलालेख से ही हमें अशोक के
13 5 जो यवन यहाँ पर होते, 5 यवन जो शासक थे, यानी कि जो यूरोपीय यूनानी जो मध्य एशिया के जो क्षेत्र थे वहाँ पर के क्षेत्र में जो शासन करते थे उनके साथ संबंधों के बारे में जानकारी मिलती है 13वें शिलालेख से। और इस 13वें शिलालेख में 5 यवन शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें तो पहला तो जो सामने है मिस्र का शासक था जिसका नाम था टालमेनी फिलाडेल्फस, और इसको वैसे कहा जाता है तुरमई, ठीक है, तुरमई या तुरमाई भी कहा जाता है, तुरमई या तुरमाई या तुरमई, ठीक है। और टाल टालेमी फिलाडेल्फस, ठीक है, ये पहला शासक था। दूसरा जो शासक यहाँ पर था वह आपको ध्यान देना है कि सीरिया का शासक था जिसका नाम था अतियोक। क्या था? अतियोक था नाम, ठीक है। वैसे इसका नाम अलग है लेकिन इसका नाम है अतियोक, और इसको अगर ईरानी भाषा में ही अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो इसका नाम है एटियोकस। एटियोकस सेकंड, ठीक है, एटियोकस सेकंड थियोसस, एटियोकस सेकंड थियोसस या अतियोकस। अपनी भारतीय भाषा में अतियोकस कहा जाता था, और सीरियाई जो भाषा थी उसमें एटियोकस सेकंड थियोसस इसको कहा जाता है, ठीक है। अगला जो यहाँ पर शासक था, तीसरा जो शासक था वो मैसिडोनिया यानी कि मकदूनिया का शासक रहा था जिसका नाम था अतकिनी। अंतकिनी कह लें या अतकिनी कह लें, ठीक है, अंतकिनी, अंतकिनी था। और इसका नाम भी जो है कि एटियोगोनस था, एटियोगोनस, इसका नाम क्या था? एटीगोनस, एटीगोनस, एटीगोनस था। और एटीगोनस से आगे भी इसका नाम और था, गोनातास। क्या था? गोनातास, ठीक है। तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। चौथा नाम जो था वो था मग। मग कहाँ का शासक था? मग जो शासक यहाँ पर था, मग, मग शासक था साइरिन का शासक था। कहाँ का? साइरिन का, साइरिन का शासक था मग। और अंतकिनी कहाँ का था? मैकदोनिया का था या मैसाडोनिया का था, मकदूनिया का था, जिसका जो है कि अगर मकदूनिया मैसिडोनियाई भाषा में अंतकिनी अगर शासक के नाम की अगर हम परिवर्तन करते हैं तो एटियोगोनस गोनातास था, ठीक है, एटियोगोनस गोनातास। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। अंतिम जो शासक था वो यहाँ पर अलेक्जेंडर भी इसको कहा जाता है, अलेक्जेंडर। और ये था आपका एपीरस का राजा था, ठीक है, एपीरस, एपीरस कह लें या इसको एपाइरस भी कहा जाता है, ठीक है, एपाइरस या एपीरस का राजा रहा था। और जिसका हिंदी भाषा में, भारतीय भाषा में जो अनुवाद था वो था अलिक सुंदर, ठीक है, क्या था? अलिक सुंदर। और इसको अलिक सुंदर को जो है कि वहीं की भाषा में अगर एपीरस के क्षेत्र की भाषा में अगर बदलते हैं तो अलेक्जेंडर होता है, ठीक है। तो अलेक्जेंडर या अलिक सुंदर एक ही नाम है, अलेक्जेंडर या अलिक सुंदर, ठीक है। मग साइरिन का शासक, अंतकिन जो था मैसिडोनिया का शासक, ठीक है। और उसके अलावा जो है कि तुरमई या तुरमाई जो था वो आपका मिस्र का राजा, सीरिया का राजा था। कौन था? अतियोकस, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 28वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, मौर्य साम्राज्य के दौरान टैक्स की चोरी करने के लिए कौन सा दंड दिया जाता था? ऑप्शन ए कारावास का, ऑप्शन बी मृत्युदंड, ऑप्शन बी यहाँ पर सामान की कुर्की कर लेना, ऑप्शन सी मृत्युदंड का, ऑप्शन डी अंग भंग कर देने का। तो कर की चोरी के लिए कौन सा दंड दिया जाता था ये आपको बताना है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, मृत्यु दंड का यहाँ पर उल्लेख किया जाता है, मृत्यु दंड यहाँ पर दिया जाता था। और इंडिका में कहा गया है कि जो भी पाटलिपुत्र का जो नगर प्रशासन था उसको 30 सदस्यों की एक समिति के द्वारा संचालित किया जाता था। और 30 समितियों को जो है कि 5-5 अलग अलग समितियों में बांटा गया था, और मुख्य रूप से 6 समितियां थी। पाटलिपुत्र के नगर का और आसपास के क्षेत्रों का जो प्रशासन करते थे 6 समितियां करती थी, और जिसमें प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे। टोटल 30 सदस्यीय समिति रही थी, ये आपको ध्यान देना है। और चोरी के लिए यहाँ पर टैक्स चोरी के लिए, ठीक है, टैक्स चोरी के लिए यहाँ पर मृत्युदंड का प्रावधान किया जाता था, ऐसा कहा गया है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 29वां प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए भारतीय समाज 7 श्रेणियों में विभक्त था, मेगास्थनीज ने कहा है। भूमि कर एकत्र करने वाला सीताध्यक्ष था, ऑप्शन सी है। राजस्व इकट्ठा करने वाला समाहर्ता था, ऑप्शन डी है।
माप तौल का प्रभारी पणाध्यक्ष था, ऑप्शन ई है। पकोदन सन्निरोधे कीचड़ फैलाने पर जुर्म था, जुर्माना दिया जाता था। तो इन पांचों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए सही उत्तर की बात करेंगे सीधे सीधे, तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर सही नहीं दिया गया है। मेगास्थनीज ने कहा था कि भारतीय जो समाज था वो 7 श्रेणियों में यहाँ पर बटा हुआ था। ठीक है, मेगास्थनीज के बारे में ये जानकारी मिलती है कि भारत का जो उस दौरान था वह 7 श्रेणियों में बटा हुआ था। और मेगास्थनीज के इंडिका से ही हमें 6 सदस्यीय 6 समितियों के द्वारा कह सकते हैं कि जो आपका पाटलिपुत्र था वहाँ पर जो है कि प्रशासन किया जाता था, ऐसा कहा जाता था। और साथ ही इसमें कहा गया कि जो उल्लेख यहाँ पर मिलता है, और जो पहली समिति यहाँ पर थी, ठीक है, तो पहली समिति कहा था कि वह जो है कि नगर पालिका से संबंधित कार्यों को करती है। और तीसरी समिति जो यहाँ पर थी, मुख्य रूप से ध्यान देना है, या आपको ध्यान देना है, तीसरी समिति का जो कार्य था वह जन्म मृत्यु के पंजीकरण का हिसाब रखना था, जो वर्तमान में नगर पालिकाएं कार्य करती हैं। ठीक है, ग्राम पंचायतें जो कार्य करती हैं कि मृत्यु और जन्म का जो पंजीकरण का हिसाब होता है उसका कार्य करता था, वह कार्य करती थी तीसरी समिति। ठीक है, जो 5 समितियां, 5 सदस्यों की 6 समितियां थी, उसमें से तीसरी समिति का कार्य था क्या, कि जन्म मृत्यु के पंजीकरण करना। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम देखते हैं जो सीताध्यक्ष था, सीताध्यक्ष का कार्य था भूमि का कर एकत्र करना। ठीक है, भूमि का अध्यक्ष भी वही होता था, सीताध्यक्ष। और भूमि से जो कर यहाँ पर वसूला जाता था उसका कार्य भी ये करता था। और इसके अलावा जो अग्रोनोमोई था वो जिले के अधिकारी कहा जाता था। ठीक है, अग्रोनोमोई, आपको ध्यान देना है, मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण यहाँ पर जो चीज़ें रही हैं, सीताध्यक्ष नोट डाउन आपको करना है। सीताध्यक्ष भूमि का अध्यक्ष भी होता था, कृषि भूमि का, और करों का वसूल भी ये करता था। और इसके बाद जो एक अगला जो पद था वो था अग्रोनोमोई, अग्रोनोमोई भी यहाँ पर था। और अग्रोनोमोई वो जिले का अधिकारी होता था। ठीक है, अग्रोनोमोई। शुल्काध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष क्या था ये व्यापार और व्यवसाय पर ये शुल्क वसूल करता था। शुल्काध्यक्ष क्या करता था, व्यापार और व्यवसाय पर जो कर था उसको वसूल करता था। ठीक है, और एक प्रमुख यहाँ पर और था अक्राध्यक्ष, अक्राध्यक्ष भी यहाँ पर था। ठीक है, अक्राध्यक्ष, अक्राध्यक्ष क्या था, जो खान होते, जो खनन कार्य किया जाता था उस पर यह नियंत्रण करता था, अक्राध्यक्ष। ठीक है, अक्राध्यक्ष खनन पर यह का नियंत्रण रखता था। ठीक है, राजस्व वसूल करने का कार्य करते, पूरा राजस्व यहाँ पर अलग अलग जगह से जो है कि जो कर वसूल करता आता था उसका पूरा का पूरा देख रेख कौन करता था, समाहर्ता करता था। ठीक है, तो समाहर्ता यहाँ पर क्या करता था, वह यहाँ पर राजस्व का बड़ा मंत्री होता था, पूरा का पूरा मौर्य मंत्रिपरिषद का ये राजस्व इकट्ठा करने का कार्य करता था, समाहर्ता। ठीक है, और यहाँ पर एक और समाहर्ता के अलावा और भी चीज़ें यहाँ पर हैं, अंतपाल। ठीक है, अंतपाल क्या था, अंतपाल सीमाओं का रक्षक होता था, दुर्गों की देखभाल करता था अंतपाल। ठीक है, अंतपाल क्या करता था, सीमाओं की रक्षा करता था और दुर्गों की रक्षा ये करता था अंतपाल। ठीक है, चलिए पणाध्यक्ष जो यहाँ पर था, पणाध्यक्ष का काम क्या था, पणाध्यक्ष का काम यहाँ पर था जो वाणिज्य विभाग था, वाणिज्य विभाग का यह अधिकारी था पणाध्यक्ष। ठीक है, मापतौल का जो प्रभारी था, मापतौल का प्रभारी कहलाता था पौतवाध्यक्ष। ठीक है, पौतवाध्यक्ष कहलाता था, पौतवाध्यक्ष कहलाता था मापतौल का अधिकारी। जबकि पणाध्यक्ष जो था वो वाणिज्य का था, पण मतलब रुपया, तो रुपया मतलब वाणिज्य, वाणिज्य विभाग का अधिकारी होता था पणाध्यक्ष। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के दौरान जो कीचड़ फैलाता था, यानी कि जो इधर उधर गंदगी फैलाता था उस पर भी यहाँ पर जुर्म वसूल किया जाता था। तो उस जो जुर्माना दिया जाता था उसका नाम था पकोदक सन्निरोधे। ठीक है, पकोदक सन्निरोधे। ठीक है, पंकोदक कह लें या पकोदक कह लें, पंकोदक सन्निरोधे कीचड़ फैलाने पर जुर्म यहाँ पर वसूल किया जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आखिरी प्रश्न की तरफ। वीडियो का अंक भी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, जितनी चीज़ें छूटेंगी तो अगले प्रश्न श्रृंखला में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अंतिम प्रश्न है, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए, फौजदारी न्यायालय को कहा जाता था कटक शोधन। ऑप्शन बी है, राजवंशी इतिहास को कंठस्थ करने वाले जो होते थे वह मागध या सूत वर्ग का कार्य होता था। ऑप्शन सी है, स्वायत्त शासी जो पंचायतें थी वह यहाँ पर कुषाण साम्राज्य के दौरान आती हैं। ठीक है, और मनुस्मृति में विदेशियों को सामाजिक स्तर व्रात्य क्षत्रिय के रूप में इनको शामिल किया गया है।
तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ये यहाँ पर गलत दिया गया। फौजदारी मामले जो मौर्य साम्राज्य के दौरान थे, दो तरह के न्यायालय यहाँ पर बनाए गए थे। एक तो जो है कि धर्म स्थीय, धर्म स्थीय, ठीक है, धर्म स्थीय यहाँ पर थे। धर्म स्थीय बोले तो धर्म से संबंधित जो मामले थे फौजदारी, जिसको कह सकते हैं कि ये दीवानी मामले देखता था धर्म स्थीय, ठीक है, कैसे दीवानी मामले देखता था धर्म स्थीय। और फौजदारी मामले हत्या वगैरह इस तरह के जो न्यायालय था वो कटोशोधन कहलाता, ठीक है, कटक शोधन, कटक शोधन फौजदारी न्यायालय थे जो कि हत्या वगैरह चोरी वोरी डकैती के इस तरह के मर्डर हर्डर के केसों को देखती थी। और रुपया जमीन जायदाद घर द्वार से संबंधित जो मामले थे वो धर्म स्थी यहाँ पर न्यायालय देखती थी, ठीक है, धर्म स्थी, आपको ध्यान देना है, इस तरह से लिखेंगे धर्म स्थी, ठीक है, स्थी। चलिए, और यहाँ पर जो मौर्य साम्राज्य के दौरान यहाँ पर हम देखते हैं कि जो राजवंशी इतिहास को जो कंठस्थ करने का कार्य था, लेखन कला तो इतना ज़्यादा प्रचलित थी नहीं, तो कहानियों को जो है कंठस्थ करके अगली पीढ़ी में प्रसारित किया जाता था, तो वो मागध और सूत वर्ग का कार्य होता था, ठीक है। राजवंशी इतिहास को आगे पहुँचाना, कंठस्थ करना किसका कार्य था, मागध और सूत वर्ग का, ठीक है। स्वायत्तशासी जो पंचायतें थी वो कुषाण काल में नहीं बल्कि मौर्यों की देन रही है। स्वायत्तशासी पंचायतों की देन, स्वायत्तशासी पंचायतों को किसने बनाया था, तो मौर्य साम्राज्य की सबसे बड़ी देन रही है। गांव के प्रशासन को स्वायत्त रूप से पंचायतों के द्वारा संचालित करने का सूत्रपातन किया था आपके मौर्यों ने किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान देना है, ठीक है। ग्राम सभा गांव का गठन किसने किया था, तो मौर्य साम्राज्य ने किया था, मौर्य शासकों ने किया था। मनुस्मृति में जो है कि हम यहाँ पर देखते हैं कि जो विदेशी लोग थे उनको यहाँ पर व्रात्य क्षत्रिय की श्रेणी में रखा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान देना है, ठीक है। और जितनी भी चीज़ें यहाँ पर थी हमने कोशिश करी है सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताने की। और अशोक के अभिलेखों की लिपि की अगर जानकारी की अगर हम बात करते हैं कि कौन सी भाषा में लिखी गए हैं, तो यहाँ पर अशोक के अभिलेखों की जो भाषा है वो खरोष्टी, अरकमाई और ब्राह्मी लिपि, प्राकृत लिपि में देखने को मिलता है। कुछ जानकारी यहाँ पर है, चलते चलते साझा कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो चीज़ें यहाँ पर हैं, तो एक तो मानसेहरा अभिलेख, ठीक है, मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी, ठीक है, मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी अभिलेख जो हैं कि वो खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं, ठीक है। मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान के क्षेत्र से पेशावर से शाहबाजगढ़ी का अभिलेख मिलता है, जबकि हम मानसेहरा अभिलेख देखते हैं वो आपके हजारा के क्षेत्र से मिलता है। तो यहाँ पर खरोष्टी लिपि के अभिलेख हमें मिलते हैं ये दोनों के दोनों। इसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं जो लंघमान अभिलेख है और तक्षशिला अभिलेख है, ठीक है। लंघमान और तक्षशिला अभिलेख जो है वह आपके अरकमाइक लिपि में लिखा गया, यानी कि ईरानी लिपि में लिखा गया, अरामाइक, ठीक है। अरामाइक में कौन कौन से अभिलेख हैं, लंघमान और तक्षशिला अभिलेख, ठीक है। दो अभिलेख यहाँ पर महत्वपूर्ण और हैं जिसका नाम है सरकुना, ठीक है, सरकुना अभिलेख और कंधार अभिलेख। सरकुना अभिलेख और कंधार अभिलेख दो भाषाओं में लिखे गए हैं, इसमें अरामाई भाषा भी है और खरोष्टी लिपि भी है, ठीक है। सरकुना और कांधार अभिलेख जो है कि दो भाषाओं में लिखे गए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। सरकुना और कांधार अभिलेख दो भाषाओं में लिखे गए हैं, और ये दो भाषाएं कौन सी हैं, ये तो एक तो जो है कि सीरियाई अरकमाई लिपि है और दूसरी जो है कि आपकी कौन सी भाषा है, ये आपकी है खरोष्टी लिपि, ठीक है। खरोष्टी और अरकमाइक दोनों भाषाओं में लिखा गया है सरकुना और लंघमान अभिलेख। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसको सरकुना कहना, या इसको बहुत जगह जो है कि शेर कुना भी कहा जाता है, ठीक है, सरे कुना भी कहा जाता है, ठीक है, सरकुना या सरेकुना, ठीक है, सरकुना या सरेकुना। मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों ये यूनानी भाषा में भी लिखे गए हैं और अरामाइक लिपि में भी ये लिखा गया है, यानी कि खरोष्टी और अरामाइक। लंघमान भी यही है अभिलेख, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है ये सारी की सारी जानकारियाँ आपको पसंद आई होंगी। वीडियो का अंक थोड़ा सा लंबा जरूर हुआ है क्योंकि 30 प्रश्न यहाँ पर थे, और प्रश्नों के माध्यम से पूरा का पूरा मौर्य साम्राज्य के बारे में जितनी भी चीज़ें यहाँ पर थी हमने कोशिश करी है कवर करने की। इसी का एक और वीडियो का अंक लेकर के आएंगे जिसमें हम उच्च स्तर के प्रश्नों को यहाँ पर शामिल करेंगे। वीडियो पसंद आया तो अपने साथियों से साझा करें, साथ ही हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने साथियों से साझा करें हमारे वीडियो के अंकों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियो के अंक पहुंच सकें और हमारा यूट्यूब परिवार बड़ा करने में अपना योगदान दें आप भी, ठीक है। शेयर तो आप कम से कम कर ही सकते हैं, थोड़ा सा
प्रोत्साहन हमें आप दे सकते हैं। ऐसे ही हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आपको प्रोत्साहन के तौर पर कम से कम वीडियो को तो आप शेयर कर सकते हैं। वीडियो में किसी भी तरह के सुधार को लेकर के सुझाव हों, त्रुटियां आपको नजर आती, कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मिलेंगे वीडियो के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने अपनों का ध्यान रखें। कोरोना वायरस के इस दौर में अपना ध्यान रखें और अपने आसपास के ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करें। आप वहाँ पर ध्यान न दें और दिशा निर्देशों का पालन करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।